नमस्कार साथियों, मैं दिलावर सिंह परिहार कैरियरविल रेलवे एग्जाम्स के YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ष 2026 में रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और अगर इन वैकेंसीज में हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो साइंस सब्जेक्ट हमारा शानदार तरीके से कवर अप होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को विटामिन चैप्टर पढ़ाया हुआ था और उस विटामिन चैप्टर के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने सारे के सारे फैट सॉल्युबल विटामिन, उनकी कमी से होने वाली डिजीजेस एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए। आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी और विटामिन पी के बारे में। साथ ही साथ विटामिन चैप्टर से आए हुए रेलवे में सारे के सारे सवाल आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद आप देखिएगा किस तरह से सारे के सारे सवाल के आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले विटामिन सी से हम स्टार्ट कर देते हैं। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड इस विटामिन का एक सामान्य नाम भी है। इसे सामान्यतः एंटीऑक्सीडेंट E300 के नाम से जाना जाता है। जनरल नेम एंटीऑक्सीडेंट E300। यह रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके स्रोत की अगर हम बात करते हैं, सोर्सेस की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो सिट्रस फल, जो भी खट्टे फल हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, सबसे ज्यादा आंवले में। साथ ही साथ टमाटर, मिर्ची, पालक आदि में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सोर्सेस सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, आंवला, चिली, स्पेनिश आदि। इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी देखने को मिलता है। अगर हम विटामिन सी की बात करेंगे तो इसकी कमी से जो डिजीज होगी उसमें स्कर्वी का नाम आता है। स्कर्वी मसूड़ों और हड्डियों का कमजोर होना और मसूड़ों से रक्त का बहना, ये इसके लक्षण है। वीकनेस ऑफ गम्स एंड बोन्स, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, तो हमारे जो मसूड़े हैं उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उससे रक्त निकलने लगेगा। एक और कारण होता है मसूड़ों से रक्त निकलने का, वो पायरिया है। तो पायरिया विटामिन सी से रिलेवेंट नहीं है। पायरिया नामक डिजीज एक पैरासाइट एंट अमीबा जिंजीवैलिस से होता है। एक पैरासाइट है एंट अमीबा जिंजीवैलिस, जिसके संक्रमण से मसूड़ों में पायरिया होता है, वो अलग डिजीज है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त निकलना है। साथ ही साथ एनीमिया, जिसमें रक्त में कमी आ जाती है, ये डिजीज भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। घावों का ना भरना, नॉट फिलिंग द वाउंड। अगर कोई चोट लगी है तो रक्त का थक्का तो जम जाएगा लेकिन वो घाव बहुत जल्दी भरेगा नहीं। इसलिए ऑपरेशन के बाद विटामिन सी से संबंधित जो चीजें हैं, इसके रिसोर्सेस है नेचुरल, और इसके टैबलेट्स दी जाती है किसी का अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, ताकि वो ऑपरेशन वाला घाव आसानी से भर सके। विटामिन सी मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है। विटामिन सी इज सीक्रेटेड और एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसीलिए हमारे शरीर में यूरिन जो है उसके थ्रू भी ये शरीर से बाहर निकलता है। क्योंकि यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.7% यूरिया और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड होता है। तो मूत्र में 95% जो पानी है, जो जल है, उसके थ्रू विटामिन सी भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसे प्रतिस्कर्वी विटामिन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्कर्वी विटामिन, क्योंकि स्कर्वी से हमारी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी हमारा यहां पर कवर अप होता है। अगला है विटामिन पी, जिसे हम सभी सिट्रिन के नाम से जानते हैं। विटामिन पी या सिट्रिन, अगर हम विटामिन पी या सिट्रिन की बात करें, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है सिट्रिन मतलब इसका जो स्रोत होगा वो सिट्रस फल होंगे, सिट्रस फ्रूट होंगे, अर्थात खट्टे फल। ठीक है, आंवला, नींबू, संतरा, ये सब जो खट्टे फल हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। कमी से या ड्यू टू डेफिशिएंसी रक्त का थक्का नहीं जमता है। ब्लड
डज नॉट क्लॉट, और इसे हीमोफीलिया की कंडीशन कहते हैं। तो हीमोफीलिया जो एक शाही डिजीज है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी में सबसे पहले डिजीज आई थी, एक जेनेटिक डिजीज है, मतलब बचपन से ही जन्मजात ये रोग हमारे साथ आता है, या जिस भी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया है तो ऐसा नहीं है कि जन्म के 5 साल 10 साल बाद ये डिजीज देखने को मिलेगी, जैसे ही ना विथ बर्थ, जन्म के साथ ही। और होता क्या है हीमोफीलिया में, ब्लड जो होता है, चोट अगर लग गई किसी व्यक्ति को और 2 से 3 मिनट में ब्लड की क्लॉटिंग होना नॉर्मल बात है। जैसे हमको चोट लगती है छोटी मोटी तो 2 से 3 मिनट में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जम जाता है। बट अगर हीमोफीलिया है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। ऐसा ही जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, चोट लगने वाले स्थान से लंबे समय तक रक्त बहता रहता है। ठीक है, ब्लड कॉन्टिन्यूसली टू फ्लो फ्रॉम द इंजर्ड एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। कार्य क्या होता है विटामिन पी या सिट्रिन का? कोशिका की दीवारों में प्रतिरोध बनाए रखता है, मुख्यतः आरबीसीज में। तो मेंटेन रेसिस्टेंस इन सेल वॉल्स इन आरबीसीज, तो आरबीसीज में प्रतिरोध या रेसिस्टेंस ये आपका बनाए रखता है विटामिन पी। सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास विटामिन बी, जिसका नाम आपने सुना होगा, क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। अब विटामिन जो बी होगा उसके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसीलिए विटामिन बी, जैसे मैंने आप लोगों को विटामिन डी के भी D1, D2, D3 तीनों कॉम्प्लेक्स पढ़ाए थे। विटामिन K1 में K1, K2, K3 तीनों पढ़ाए थे। जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, वीडियो सेक्शन में जाकर उस क्लास को देखिए। जबरदस्त तरीके से विटामिन जो फैट में सॉल्युबल है, विटामिन डी, ए, ई, के, बहुत बेहतर तरीके से कवर अप हो जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम्स 2026 की, मतलब 2026 के आसपास जितने भी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी जहां पर सबसे ज्यादा वेटेज साइंस का है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल हो या फिर आप कह सकते हैं 12th लेवल हो, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने साइंस पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी, आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या नहीं है। अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी साइंस समझ नहीं आती है, मतलब XYZ साइंस से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आप कैरियर रेलवे एग्जाम्स में मुझे फॉलो करिए। साइंस से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। आपने पहले पढ़ रखी है या नहीं रखी, कोई मायने नहीं रखता। नए सिरे से शानदार तरीके से एक एक चीज एकदम क्लियर करते हुए मैं आपको यहां पर ले चलूंगा, है ना, एनिमेशन के साथ, शानदार पीपीटी के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है, तो आप जुड़िए हमारे साथ बेहतर तरीके से, और रेलवे एग्जाम्स की सारी साइंस की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सब बढ़िया बेहतर तरीके से कवर अप यहां पर कराया जाएगा। तो चलिए विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं तो विटामिन बी जो है वो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और B17, ये सारे के सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं विटामिन बी के। ठीक है, जैसे विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन हमारा B12 साइनोकोबालामिन, और B17 जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेट्राइल इसे कहते हैं। सर इनके नाम हम किस तरह से याद रखें, कोई ट्रिक दे दीजिए। बिल्कुल मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक है हमारी, याद रखिएगा, TRN ट्रेन, ट्रेन में पापा, ट्रेन में पापा, बी फसेले। एक छोटे बच्चे के पापा ट्रेन में फंस गए, जल्दी जल्दी निकल नहीं पाए क्योंकि उनके अंदर विटामिन बी की कमी थी। हमारी ट्रिक है, ट्रेन लिखने का तरीका है TRN ट्रेन, में से कुछ भी नहीं आएगा आपका, पापा बी, तो बच्चा है तो भी को क्या बोलेगा, पापा बी फसेले। तो ट्रेन में पापा बी फसेले, B1 का T से थायमीन, B2 का R से राइबोफ्लोविन, B3 का N से नियासिन, B5 का पा से पेंटोथेनिक। तो पेंटा मतलब 5 होता है, तो कंफ्यूज मत होना पायरोडॉक्सिन और पेंटाथोनिक में। पेंटा मतलब 5, तो B5 का पेंटोथेनिक ही होगा और B6 का पायरिडॉक्सिन ही होगा। B7 का बा से बायोटीन, B9 का फा से फॉलिक एसिड, B12 का सा से साइनोकोबालामीन, B17 का ला से लेट्राइल। ये हमारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब शुरू करते हैं हम सभी विटामिन B1 से। ठीक है, तो B1 से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बढ़िया तरीके से। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो पहला है वो है विटामिन B1। नाम क्या होगा, देखिए
विटामिन बी वो कहे या B1, बात एक ही है, ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कई बार B1 करके पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो B और B1 बात एक ही है। इसका जो रासायनिक नाम है वो थाइमीन है, जैसा कि मैंने आपको याद कराया है, थाइमीन। स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो दूध, अंडा, मांस, मछली, दालें और ईस्ट, ठीक है, जिसे खमीर कहते हैं। तो मिल्क, एग, मीट, फिश, पल्सेस, ईस्ट, ईटीसी। अगर ईस्ट की बात करें तो एक तो विटामिन ए, ठीक है, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ईस्ट तो रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है ना। कमी से अगर हम रोग की बात करते हैं, डेफिशिएंसी अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो इससे बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, बेरी बेरी। आप सच सच बताना, बचपन से आप बेरी बेरी को पढ़ते आए हैं, है ना, ईवीएस में भी हमने पढ़ा होगा, साथ ही साथ साइंस में भी 10 तक तो ऑलमोस्ट सबने साइंस पढ़ी है। बचपन से हम बेरी बेरी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि बेरी बेरी होता क्या है, कैसे होता है, इसमें होगा क्या, उंगलियां अकड़ जाएंगी, ठीक है। किस वजह से होगा, तो पॉलिश किए अनाज के सेवन से, बाय कंज्यूमिंग पॉलिश्ड ग्रेन। आपको पता है जो अनाज होता है, दाल, चावल, इन सब में नेचुरल थाइमीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है। जब इनमें आपने देखा होगा कि जो खेतों में जो हमारे चावल रहते हैं, दाल रहती है, वो इतना ज्यादा शाइनी, इतना ज्यादा चमकदार या इतना ज्यादा एकदम क्लीन नहीं होती है, खुरदुरापन होता है, चमकदार ज्यादा होती नहीं है। लेकिन मार्केट वाली जो दाल होती है एकदम स्मूथ, एकदम चिकनी और दूसरा चमकदार, तो एक्चुअल में उसमें केमिकल की पॉलिश की जाती है फैक्ट्रीज में, ताकि जब हम खरीदने जाए तो हाई क्वालिटी की वो हमें नजर आए। उसकी हाई क्वालिटी दिखाने के चक्कर में उसे केमिकल से पॉलिश किया जाएगा, जिससे जो अनाजों का नेचुरल थाइमीन है वो नष्ट हो जाएगा, और नेचुरल थाइमीन नष्ट होने से बेरी बेरी डिजीज होगी। अब बेरी बेरी डिजीज तो होगी, लेकिन बेरी बेरी कितने तरह का होगा, तो बात करते हैं कमी से रोग में बेरी बेरी। अब बेरी बेरी मेरे भाई कितने तरह का होगा, यहां पर उस बारे में हम लोग यहां पर जिक्र कर लेते हैं। तो बेरी बेरी दो तरह का होगा, एक वेट बेरी बेरी जिसे नम बेरी बेरी कहेंगे, सेकेंड वन शुष्क बेरी बेरी जिसे हम ड्राई बेरी बेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शुष्क बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, साथ ही साथ वेट बेरी बेरी जिसे हम सभी आपका नम बेरी बेरी के नाम से जानते हैं। तो शुष्क और बेसिकली नम। वेट बेरी बेरी की बात करते हैं, नम बेरी बेरी में तो हृदय से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। साथ ही साथ बात करते हैं ड्राई बेरी बेरी की, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी, जिसे हम कहेंगे न्यूरल प्रॉब्लम्स या नर्वस प्रॉब्लम्स, ठीक है, या न्यूरल प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। कहां पर, वेट बेरी बेरी में। ड्राई बेरी बेरी में न्यूरल प्रॉब्लम्स जैसे लकवा लग जाना, एक तरफ झुंझुनी चढ़ जाना, शरीर में जो न्यूरल रिस्पॉन्स है वो कम हो जाना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाएंगी। वैसे ही हृदय से संबंधित तरह तरह की परेशानियां, हाथों का अकड़ जाना, ये सब कुछ बेरी बेरी के अंदर आता है। तो अब चूंकि लेवल बढ़ चुका है परीक्षा का, इसीलिए कुछ एडवांस चीजें या कुछ अलग से भी चीजें, सपोज दैट वेट और ड्राई बेरी बेरी है ना, ये शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। एक वादा तुमसे यहां पर मैं करता हूं, मार्केट का सबसे बेस्ट कंटेंट तुम्हें लाकर दूंगा, और इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि चीजें ज्यादा ना हो, इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि अपडेटेड कंटेंट हो। मतलब जो कहीं आपने नहीं पढ़ा होगा वो यहां जरूर मिलेगा, लेकिन यह भी वादा है कि इतना ज्यादा भी नहीं मिलेगा कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए कि साइंस और बहुत ज्यादा आपने पढ़ा दिया। मतलब नई चीजें बहुत ही शानदार तरीके से, कम शब्दों में, सटीक शब्दों में अपडेटेड कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, कि आप लोगों को ओवरबर्डन भी ना लगे कंटेंट, और पढ़कर मजा भी आ जाए, और एग्जाम में अगर एक दो लेवल अप होकर भी उसने कोई चीज पूछी तो तुमसे बन जाए। भले बाकियों से ना बने, लेकिन जो हमारी इस क्लास को अटेंड कर रहा है उससे जरूर बन जाए। तो वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी यहां पर आपको समझना है, ठीक है। तो बेरी बेरी डिजीज यहां पर होगी, ठीक है, क्लियर है ना। आगे अब बात करते हैं विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है, राइबो यहां पर फ्लेविन हो जाएगा। स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस की बात करते हैं। सोर्सेस से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, ईस्ट आदि। ईस्ट तो रहेगा ही रहेगा, खमीर, मिल्क, एग, मीट, फिश, ईस्ट, ईटीसी। देखो, दूध, अंडा, मांस, मछली, ईस्ट, ये विटामिन B9 को छोड़कर विटामिन बी के
सारे कॉम्प्लेक्सेस में लगभग मौजूद है। विटामिन B9 केवल हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, वो दूध, अंडा, मांस, मछली में नहीं मिलेगा। तो एक कॉमन चीज तो याद रख लो, विटामिन B9 को छोड़कर सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस के रिसोर्स लगभग एक जैसे हैं। अब कमी से क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, तो राइबोफ्लेविन है विटामिन B2, इसकी कमी से सबसे पहले डिजीज होगी कीलोसिस, ठीक है, कीलोसिस। सेकेंड जो डिजीज होगी वो ग्लॉसिटीज हो जाएगी। अब क्या है कीलोसिस, क्या है ग्लॉसिटीज, आइए समझते हैं भाई। कीलोसिस की बात करते हैं तो होठों के किनारों का फटना, क्रैकिंग ऑफ द एजेस ऑफ द लिप्स, लिप्स के किनारों का फटना। मैं वो फटने की बात नहीं कर रहा हूं कि जो सर्दियों में होठ में दरार आ जाती, वो नहीं, साल भर, मतलब हमेशा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा जो होठ रहते एकदम पपड़ी बन के फटते रहते। मेरी क्लास में एक बंदे को था, उस वक्त तो मुझे जानकारी नहीं थी इस डिजीज के बारे में, 7th 8th में मैं था, तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, उसके साथ ये समस्या थी, है ना। तो होठों के किनारों का एकदम फटना, ठीक है। और ग्लॉसिटीज में क्या होता है, जीभ में जलन और सूजन, बर्निंग एंड स्वेलिंग इन द टंग, और जीभ में एकदम दरारें होना, ठीक है ना, एकदम क्रैक्स हो जाना आपके जीभ में। जस्ट लाइक देखिए, मैं इमेजेस आपको दिखा देता हूं, देखिए ये जो है आपका कीलोसिस है, जिसे चीलोसिस भी कई जगह पर कहा जाता है, चीलोसिस या कीलोसिस। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्वेलिंग भी आ जाएगी बेसिकली, और इस तरह से व्हाइट व्हाइट हो जाएंगे होठ, फटने लग जाएंगे, दरार आ जाएंगी, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो होठ में जनरली ये डिजीज होगी, विटामिन B2 सिर्फ होठ में होगी ये डिजीज, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। तो ये चीलोसिस है। ग्लॉसिटिस की बात करते हैं तो देखो, ये खुरदुरापन और ये दरार, ऐसे दरार हो जाएगी। मैं छाले की बात नहीं कर रहा हूं, छाले अलग चीज है। विटामिन याद रखिएगा, B2 की डेफिशिएंसी से ग्लॉसिटिस होगा। तो ये आपकी कौन सी डिजीज है, याद रखिएगा, ग्लॉसिटिस। तो ये ग्लॉसिटीज है। और ग्लॉसिटीज में क्या हो रहा है भाई, जीभ में एकदम दरार आ जाना, और हल्का भी अगर आप कोई एक तरीके से मिर्च वाला खाना खाओगे तो बहुत ज्यादा जलन देगा, तो ये जीभ में दरार हो जाएगा, दैट इज ग्लॉसिटिस। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखना है, ग्लॉसिटिस भी और आपके कीलोसिस भी, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की डेफिशिएंसी से, ठीक है मेरे भाई ना। चलिए आगे चलते हैं, विटामिन B3 पर आ जाते हैं, और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि तमाम प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। बात करते हैं केमिकल नेम, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, नियासिन इसे कहेंगे या निकोटिनिक, याद रखिएगा एसिड के नाम से जाना जाएगा। इसका केमिकल नेम होगा नियासिन या निकोटिनिक एसिड। स्रोत या सोर्सेस वही कॉमन, विटामिन B9 को छोड़कर सारे के सारे सोर्सेस लगभग एक जैसे हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, ईस्ट आदि, ठीक है। मिल्क, एग, मीट, फिश, ईस्ट। ईस्ट को हाईलाइट कर दो, विटामिन बी में क्वेश्चन ईस्ट से ही आता है। विटामिन बी ये ईस्ट में ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा। तो ईस्ट तो रहेगा ही रहेगा। ये सवाल भी आता है एग्जाम में कि ईस्ट किसका बेहतर रिसोर्स है, विटामिन बी का बेहतर रिसोर्स है। कमी से डिजीज जो होगी, डेफिशिएंसी से जो डिजीज होगी, वो पेलाग्रा रोग हो जाएगा भाई, पेलाग्रा डिजीज हो जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है पेलाग्रा डिजीज, ठीक है। पेलाग्रा डिजीज आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा निकोटिनिक एसिड या नियासिन की कमी से होता क्या है पेलाग्रा, वो आपको पता नहीं होगा, अब पता चल जाएगा। देखिए आपको ये हाथ जो नजर आ रहे हैं यहां पर, ये देखिए कितने भयंकर, आप देख भी नहीं सकते हो। सेम ऐसे ही चेहरे पे भी हो जाता है। चेहरे की फोटो मैंने लगाई नहीं क्योंकि देखा नहीं जाता आपसे, है ना। और सेम ये कंडीशन जैसे हाथों में आपको नजर आ रहा है, एकदम ब्लैक ब्लैक हो गए, एकदम मतलब समझ लीजिए कि ऊपर की जो त्वचा है वो पूरी सड़ चुकी है, ठीक है। इसे डर्मेटाइटिस कंडीशन कहते हैं। स्किन जो होती है वो एकदम, डर्मेटाइटिस में तो चलो स्किन से रिलेटेड डिजीज होगी, लेकिन पेलाग्रा के अंतर्गत जब डर्मेटाइटिस होगा तो आप समझ लीजिए कि पूरी स्किन एकदम खराब हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से जो आपके हाथ हैं, अगर डिजीज होती है तो इस तरह से हो जाएंगे। बाकी बात करते हैं विटामिन B3 नियासिन की डेफिशिएंसी से, आपका यहां पर देखिए डर्मेटाइटिस हो जाएगा स्किन से रिलेटेड, डिप्रेशन में आ जाएंगे हम सभी, वॉमिटिंग्स हो जाएंगी, डायरिया के लक्षण, मूड चेंजेस आ जाएंगे, माउथ सॉर्स हो जाएगा भाई, डिमेंशिया मानसिक पागलपन, डायरिया और लिसन्स। ये डिजीज बेसिकली जनरली ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे पेलाग्रा के अंतर्गत, ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग मल्टीपल याद रखिएगा आपके एक तरीके से आपके जो डिजीज है। अगर हम बात करते हैं
तो पेलाग्रा डिजीज के अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले डर्मेटाइटिस नामक डिजीज हो जाएगी, डर्मेटाइटिस डिजीज हो जाएगी, जहां पर त्वचा से संबंधित समस्या हो जाएगी। डर्मेटाइटिस में स्किन से रिलेटेड डिजीज हो जाएगी। देन डायरिया देखने को मिल जाएगा। डायरिया तो आप सभी को पता है, डायरिया के अंतर्गत क्या होगा, उल्टी, दस्त, अतिसार, ठीक है ना, तो ये डायरिया में हो जाएगा भाई, वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगी। इसके अलावा डिमेंशिया, तो ये डिमेंशिया या डिमोंशिया जिसे कहेंगे, डिमेंशिया में इंसान मानसिक रूप से पागल हो जाता है, तो मेंटली इंसेन हो जाता है, मानसिक पागलपन भी इस डिजीज में देखने को मिलता है, और एट लास्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अलग अलग बीमारी देखिए, स्किन से रिलेटेड डिजीज भी होगी, उल्टी दस्त भी होगा, मानसिक रूप से भी इंसान परेशान हो जाएगा। जो रह गए थे पॉइंट वो यहां कवर है, वॉमिटिंग, मूड चेंजेस, माउथ सॉर्स, लिसन्स, डिप्रेशन, ये सब के सब। तो एक ही बीमारी में, है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लक्षण एक साथ नजर आए तो वो फिर रोग नहीं, सिंड्रोम हो जाता है। आपने एक शब्द सुना होगा सिंड्रोम, तो एक शब्द होता है डिसीज और दूसरा एक शब्द क्या होगा आपको पता होना चाहिए, सिंड्रोम। इसमें क्या अंतर है भाई, तो डिजीज में कुछ निश्चित लक्षण होते हैं कि मलेरिया में रक्त ही संक्रमित होगा, हैजा में छोटी आंत ही संक्रमित होगी, मलेरिया में ठंड के साथ बुखारी आएगी, फिक्स्ड होता है, एक ही टाइप के लक्षण। जब सिंड्रोम होता है तो एक बीमारी में अलग अलग तरह के लक्षण नजर आते हैं, तो वो सिंड्रोम होगा। तो एक बीमारी में एक ही प्रकार के लक्षण नजर आएंगे, लेकिन सिंड्रोम में तरह तरह के लक्षण, अलग अलग बीमारियों के लक्षण एक ही बीमारी के होने से जब आपके सिम्टम सामने आए तो उसे सिंड्रोम कहते हैं, फिर वो डिजीज नहीं रह जाती। तो पेलाग्रा एक सिंड्रोम है और पेलाग्रा रोग को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। पेलाग्रा डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड 4D सिंड्रोम। तो 4D सिंड्रोम, 4D क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से 4 अलग अलग, याद रखिएगा, तरह की बीमारी। 4D का मतलब होता है 4 डिजीज के एक साथ लक्षण, इसीलिए 4D सिंड्रोम, समझ गए ना। 4 डिजीज या 4 रोगों के अलग अलग लक्षण, जैसे किसी को डर्मेटाइटिस है तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, किसी को डायरिया है तो केवल उल्टी दस्त और अतिसार ही होगा, डिमोंशिया है तो वो मानसिक रूप से पागल ही होगा, है ना। तो डिमोंशिया वाले को डायरिया नहीं हो सकता, डायरिया वाले को डर्मेटाइटिस नहीं हो सकता, डर्मेटाइटिस वाले को डायरिया नहीं हो सकती या डिमेंशिया नहीं हो सकता। बट इसमें एक ही डिजीज अगर पेलाग्रा हो गया तो ये सारी बीमारियों के लक्षण आपको एक साथ नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड 4D सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे से कवर अप करा दूंगा। ये हालत देख रहे हैं ना भाई, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। विटामिन B5, 5 मतलब पेंटा, तो पेंटोथेनिक आपका अम्ल हो जाएगा। पेंटोथेनिक हमारा एसिड, स्रोत वही रिपीटेड स्रोत या फिर हम सोर्सेस की बात करते हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज, दालें आदि। ईस्ट तो ऐड ही करना है, ठीक है, ईस्ट तो हमारा यहां पर ऐड ही होगा, तो ईस्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मिल्क, एग्स, मीट, फिशेस, ग्रेन्स, पल्सेस, ईटीसी, ईस्ट भी, ठीक है। कमी से क्या होगा विटामिन B5, तो B5 की कमी से या डेफिशिएंसी से बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाएगा। बर्निंग मतलब जलना, फीट मतलब पैर, सिंड्रोम मतलब वही सिंड्रोम, अलग अलग बीमारियों के लक्षण। तो मुख्य रूप से पैरों के तलवे में जलन हो जाएगी, बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग सेंसेशन इन द सोल्स ऑफ द फीट, पैरों के तलवों में बर्निंग सेंसेशन दिखाई देगी इस डिजीज के अंदर, विटामिन B5 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6। विटामिन आपका B6 है। विटामिन B6 की बात करते हैं तो केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन है। क्या है मेरे भाई, पायरो। कंफ्यूज मत होना, पेंटा मतलब 5 होता है तो पेंटोथेनिक, यहां पर पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो स्रोत जो होगा, सोर्सेस जो होंगे, दूध, अंडा, मांस, मछली। अलग से एक आ चुका है केला, केला विटामिन B6 में बहुत ज्यादा मिलता है आदि, ठीक है। तो मिल्क, एग, मीट, फिश, बनाना, ईटीसी। देखो अगर ऑप्शन में विटामिन पूछ ले कि केले में कौन सा विटामिन है और ऑप्शन आ जाए A, D, B या C, तब चुन लेना B, ठीक है। और अगर ऑप्शन ऐसा पूछे केला किस विटामिन का हिस्सा है, B1, B2, B6 और B9,
तब आप इन कॉम्प्लेक्सेस में B6 को चुनना। B6 में सबसे ज्यादा मात्रा में है, समझ गए ना? तो विटामिन बी में है, और बी में भी स्पेसिफिकली पूछे तो विटामिन B6 में है, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। और यहीं से क्वेश्चन एक तरीके से बनते हैं। तो स्पेसिफिकली पाइरिडॉक्सिन विटामिन B6 के अंदर मिलता है। जो केला है वो बेसिकली इसके स्रोत के अंतर्गत आता है। कमी से रोग, डेफिशिएंसी डिजीज, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं जैसे चिड़चिड़ापन, तनाव, अवसाद आदि, ठीक है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम जस्ट लाइक इरिटेबिलिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि, ठीक है। और एनीमिया, एनीमिया रक्त की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। लैक ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। सर ब्लड और हीमोग्लोबिन, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। देखिए एनीमिया होगा विटामिन B6 की कमी से भी, लेकिन इस एनीमिया को कहेंगे सामान्य एनीमिया। एक चीज लिख लो भाई, सामान्य एनीमिया, एकदम नॉर्मल एनीमिया। सामान्य एनीमिया जिसे कहेंगे नॉर्मल एनीमिया, नॉर्मल एनीमिया। तो ये नॉर्मल एनीमिया हो जाएगा मेरे भाई, नॉर्मल एनीमिया। थोड़ी बहुत जो रक्त है उसकी यहां पर कमी देखने को मिल जाएगी नॉर्मल एनीमिया के अंदर, ठीक है। विटामिन B7 पे आ जाते हैं, क्योंकि एनीमिया जो होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा विटामिन B6 की कमी से भी होगा, B9 की कमी से भी होगा, और B12 की कमी से भी होगा। तो पहली बार जो एनीमिया हुआ एकदम सामान्य एनीमिया है, नॉर्मल एनीमिया है, थोड़ा बहुत रक्त यहां पर कम हो जाएगा। तो विटामिन B6, रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी क्यों? क्योंकि देखिए रक्त है, ब्लड है, ब्लड में जो मुख्य रूप से जो चीज है वो आपका आरबीसीज है, आरबीसीज के अंदर ही हमारे हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर आरबीसीज मतलब लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ही हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है। तो अगर हमारे रक्त की कमी है मतलब आरबीसी की कमी है, आरबीसी की कमी है मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है मतलब आयरन की कमी है। तो अल्टीमेटली ब्लड की कमी होने का मतलब है आरबीसीज की डेफिशिएंसी, आरबीसीज की डेफिशिएंसी का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि आरबीसीज के अंदर ही हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर छुपा हुआ है आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आयरन भी कम होगा, ठीक है। तो जो हमारा रक्त है या आरबीसी है और उसके अंदर उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वो यहां पर कम हो जाएंगे। और कार्य तो आपको पता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि आरबीसीज के अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन है वही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है HbO2, और इस तरह से ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में आपका पहुंचाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा हमारी हर सेल्स में ऑक्सीजन को लेकर। तो जब ये सेल में पहुंचेगा तो जो ऑक्सीजन है वो सेल में रह जाएगा या चला जाएगा, हीमोग्लोबिन ब्लड में ही आपका रह जाएगा। ये आपको यहां पर समझना है। ऑल राइट, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केले वाला बनाने वाला नोट डाउन कर लेना आप सभी लोग एकदम बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, इसे ही विटामिन H कहा जाता है। तो बायोटीन या विटामिन H, इसे एक हार्मोन माना गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। विटामिन H क्यों? क्योंकि इसे एक हार्मोन माना गया है, शरीर के अंदर इसका संश्लेषण आपका खुद ब खुद हो जाता है, तो इसे कहते हैं विटामिन H, या एक हार्मोन की तरह इसे यहां पर लिया गया है विटामिन B7। कई बार क्वेश्चन आता है विटामिन H क्या है? दैट इज विटामिन B7 बायोटीन। सोर्स की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं। अगेन दूध, अंडा, मांस, मछली, दालें, अनाज आदि, मिल्क, एग, मीट, फिश, पल्सेस, ग्रेन, ETC, और ईस्ट तो हो गई होगा। कमी से रोग की बात करते हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी, बालों का झड़ना, हेयर फॉल, पेशियों का कमजोर होना, वीकनेस ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा कितनी मसल एक तरीके से हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। हड्डियों की बात नहीं कर रहा हूं, मांसपेशियों की बात कर रहा हूं। कितनी मांसपेशियां शरीर में पाई जाएंगी? वृद्धि प्रभावित होना, ग्रोथ इफेक्टेड होना, और भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख लगती है ना वो नहीं लगेगी अगर कमी हो गई विटामिन B7 की। तो अगला, अब यहां एक नोट पॉइंट है, खास तौर पे आप लोग देखिएगा इस चीज को। कहा गया है अंडे के सफेद भाग में एविडिन और एल्ब्यूमिन पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का अंडे में उपस्थित प्रोटीन है। तो अंडे का प्रोटीन है ये, एविडिन और एल्ब्यूमिन दोनों क्या है? प्रोटीन है। और किसका प्रोटीन है? अंडे का प्रोटीन है भाई। अंडे में उपस्थित या एग्स के अंदर आपका प्रेजेंट प्रोटीन है,
ठीक है, एग प्रोटीन है। तो अंडे के सफेद भाग में, और प्रोटीन केवल और केवल अंडे के सफेद भाग में ही है, पीले भाग में फैट है, और सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन है? एविडिन और आपका एल्बुमिन। तो अंडे के सफेद भाग में जो एविडिन और एल्बुमिन प्रोटीन है वो विटामिन बी 17 के अवशोषण में क्या करता है? सहायक होता है। जो विटामिन बी 17 के अवशोषण में, यहां पर लिख लो, के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, एब्सॉर्प्शन में। ठीक है, एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 7। तो विटामिन बी 7 के अवशोषण में या उसके एब्सॉर्प्शन में कौन मदद करता है? तो अंडे में उपस्थित एविडिन और एल्बुमिन प्रोटीन करता है। ठीक है, अगला विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 जिसे कहते हैं फॉलिक एसिड, इसका नाम है फॉलिक एसिड। ये नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका स्रोत। ये चीज आप मिस कर देते हो और एग्जाम में यही पूछा जाता है, विटामिन बी का ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो दूध, अंडा, मांस, मछली, अनाज, दालें, ईस्ट में नहीं मिलता है, वो केवल हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है, वो है विटामिन बी 9। नवरात्र के हम व्रत रखते हैं, नवरात्र में तो 9 दिन हम बेसिकली याद रखिएगा जो मांस, मछली वगैरह ये सब नहीं खाते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां शाकाहारी भोजन है। तो इस तरह से याद रखना है, बी 9 शाकाहारी भोजन में होगा, 9 दिन शाकाहार अपनाना पड़ता है। तो बेसिकली विटामिन बी 9 जो है हरे पत्तेदार सब्जियों में है, दूध, अंडे, मांस, मछली में नहीं है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें आरबीसी के आकार का बढ़ जाना होता है तथा O2 ग्रहण ना कर पाना। तो ड्यू टू डेफिशिएंसी क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसी एंड इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। आप सोचेंगे कि सर अभी आपने एनीमिया बताया था, कहां पर? अभी आपने एनीमिया B6 में बताया हुआ था। तो यह सामान्य एनीमिया था, नॉर्मल एनीमिया, जिसमें आरबीसी थोड़ी बहुत कम हो गई। लेकिन B9 में जब हम यहां पर आए तो हमने यहां पर देखा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगा से समझ में आ रहा है, मेगा मतलब आकार बड़ा होना। तो आरबीसी का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। तो आप तो खुश हो जाओगे, सर आकार अगर बड़ा हो रहा है तो ज्यादा ऑक्सीजन भर जाएगी आरबीसी के अंदर, ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जाएगा वो। नहीं, साइज बड़ा हो जाता है लेकिन O2 को एब्जॉर्ब करने की या O2 को बांधने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। मतलब अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ तो उस आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होगा वो HbO2 जैसा कंपाउंड नहीं बना पाएगा। मतलब एक्चुअल में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैसे कैरी करता है? वो उसके साथ बॉन्ड बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंतर्गत आरबीसीज इस प्रकार की कोई बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ नहीं बना पाता तो ऑक्सीजन को वो ले जा नहीं पाता अपने साथ। तो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी खत्म हो जाती है। इंक्रीज साइज ऑफ आरबीसीज एंड इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। तो नोट डाउन करना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन बी 9। कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? आरबीसीज का निर्माण, हेल्पफुल इन आरबीसीज फॉर्मेशन, आरबीसीज का निर्माण, और डीएनए के संश्लेषण में सहायक, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होगा ना डीएनए, उसका ये निर्माण करेगा, आपको समझना है। आरबीसीज निर्माण की प्रोसेस को कहते हैं हेमेटोपोइसिस। क्या कहेंगे? हेमेटोपोइसिस नोट डाउन करना भाई, हेमेटोपोइसिस कहेंगे। हेमेटोपोइसिस जहां पर बात आती है कि आरबीसीज का निर्माण करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हेमेटोपोइसिस कहेंगे। ठीक है, अगला नोट पॉइंट यहां पर आ जाएगा। इस विटामिन में Fe धातु पाई जाती है। किसकी बात चल रही है? इस विटामिन मतलब विटामिन बी 9। ये सीधा प्रश्न आता है, किस विटामिन में आयरन पाया जाएगा? विटामिन बी 9 में। तो याद रखिएगा Fe मेटल इज फाउंड इन दिस विटामिन, आयरन धातु पाई जाएगी।
फिर विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों का कॉमन काम है आरबीसीज का निर्माण और डीएनए का संश्लेषण, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज और सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ये इसका काम होगा, कॉमन काम होगा। ठीक है, तो विटामिन B9 यहां पर हमने देखा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में आते हैं विटामिन B12 में। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट मेटल यहां पर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाम में ही छुपा है साइनोकोबालामीन। कोबालामीन कहां से आया? क्योंकि कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी बताना भाई। आयरन के बाद कोबाल्ट आएगा 27, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, आयरन का कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, केमिस्ट्री में अभी हम पढ़ेंगे, आयरन होगा 26, तो आयरन होगा 26 एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, और कोबाल्ट होगा 27। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं वो होता है एटॉमिक नंबर। तो साइनोकोबालामीन में साफ तौर पर है कोबाल्ट धातु प्रेजेंट है। स्रोत की बात करते हैं, सोर्सेस की, तो अगेन दूध, मांस, मछली, अंडा, स्पाइरुलिना एल्गे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैं ढूंढ ढूंढ कर लाया हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये मिस मत करना। स्पाइरुलिना एल्गे, विटामिन B12 में स्पाइरुलिना एल्गे पूछा गया सवाल है। मिल्क, मीट, फिश, एग, स्पाइरुलिना एल्गे, ये सब आ जाएगा यहां पर। और कमी से, डेफिशिएंसी से फिर एनीमिया होगा, लेकिन इस बार घातक एनीमिया होगा, सामान्य रक्त में कमी। परनीशियस एनीमिया, डेफिशिएंसी इन नॉर्मल ब्लड। घातक एनीमिया मतलब बहुत तेजी से रक्त में गिरावट। मैंने आपको एक चीज बताई है, जो एनीमिया है वो 3 वजहों से हो रहा है। B6 से भी एनीमिया हुआ, B9 से भी एनीमिया हुआ, B12 से भी एनीमिया हुआ। डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस क्या है? B6 से एनीमिया हुआ तो उसे कहा नॉर्मल एनीमिया, एकदम नॉर्मल याद रखिएगा एनीमिया, एकदम सामान्य एनीमिया। B9 से हुआ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आरबीसीज का जो साइज था वो एकदम आपका बढ़ गया था और ऑक्सीजन वो लेकर नहीं जा रहा था। B12 से परनीशियस एनीमिया, परनीशियस याद रखिएगा एनीमिया, परनीशियस एनीमिया या घातक एनीमिया। सामान्य एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, घातक एनीमिया या परनीशियस एनीमिया, कई बार सवाल आया है, तो तीनों में डिफरेंस यहां पर आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा B12 से घातक एनीमिया। ठीक है, कार्य की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, अगेन आरबीसीज का निर्माण और डीएनए का संश्लेषण। B9 और B12 के जो कार्य हैं वो समान है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर देखा। लास्ट विटामिन B17, इसके बाद क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट होगा विटामिन B17, नाम है लेट्राइल, तो नाम हो जाएगा केमिकल लेट्राइल, इसे हम कहेंगे। इसे कैंसर रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं, एंटी कैंसर विटामिन। ठीक है, एंटी कैंसर विटामिन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसका जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, कैंसर कोशिकाओं को वृद्धि करने से रोकता है। ठीक है, प्रिवेंट्स कैंसर सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग। कैंसर क्या होता है? कैंसर ये होगा मेरे भाई कि जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं, एक सेल है कोई, और आपको पता है वही सेल कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कर कर अपने जैसी नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे सेल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस, माइटोसिस, अभी हम आगे पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। साइंस कहता है, या रुडोल्फ विर्चो ने एक लिनिएज सिद्धांत दिया था कोशिका का। रुडोल्फ विर्चो वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले एक कोशिका से 2 कोशिका बनती हुई देखी। किसने? रुडोल्फ विर्चाउ ने। और उन्होंने जब इस चीज को देखा तो वहां एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया, लिनिएज प्रिंसिपल ऑफ सेल या लिनिएज थ्योरी ऑफ सेल, कोशिका का लिनिएज सिद्धांत, जहां उन्होंने बताया कि जो न्यू सेल्स हैं वो पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनी होती है। अचानक इस दुनिया में कोई कोशिका अचानक से उत्पन्न नहीं हो जाती। उन्होंने प्रिंसिपल दिया, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाओं का निर्माण अस्तित्व में उपस्थित पुरानी कोशिका से ही होता है। मान लीजिए यहां मुझे चोट लग गई, तो
जो चोट लगा हुआ एरिया वहां की कोशिकाएं नष्ट हो गई, कुछ टाइम बाद घाव भर जाता है, नई कोशिकाएं आ जाती है। कहां से आई? अगल बगल की जो हेल्दी सेल्स है उन्होंने डिवीजन करना शुरू किया, डिवीजन करते करते नई कोशिकाएं बनाई और घाव को भर दिया। लेकिन यही प्रक्रिया जब जरूरत से ज्यादा हो जाए, जरूरत है 2 सेल्स की, विभाजन से 4 कोशिकाएं बन गई, जरूरत है 4 कोशिकाओं की, डिवीजन से 6 कोशिकाएं बन गई, तो एक्चुअल में जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा सेल्स बनेंगी तो इकट्ठी हो जाएंगी कोशिकाएं, इकट्ठी होंगी तो क्या बनाएंगी? ट्यूमर, और ट्यूमर बाद में बदल जाएगा कैंसर में। तो कैंसर नामक बीमारी और कुछ भी नहीं है, यह है कोशिकाओं का अनियमित गुच्छा, जो पहले ट्यूमर बनाता है बाद में कैंसर में बदल जाता है। तो यह जो है कैंसर कोशिकाओं को वृद्धि करने से रोकता है, और इसका स्रोत जो है, सोर्स, गेहूं या ज्वार का रस, गेहूं के छोटे पौधों से प्राप्त रस, वीट या सोरगम जूस। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये लाइन है, सोरगम जूस पूछा जाएगा। जवारे के रस में देखो, गेहूं के हमने दाने डाले मिट्टी में, पौधा उगना शुरू हुआ, लगभग 7 से 8 दिन बाद छोटे छोटे प्लांट्स गेहूं के उगाएंगे, उससे तोड़ो, उसका जूस निकालो, पी जाओ। वो है बेसिकली आपका जवार का रस। ठीक है ना। कई जगह पर जवारे रखे भी जाते हैं ऐसे, है ना, नवरात्र वगैरह में भी। तो 7-8 दिन आपने देखा होगा, गेहूं के छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है, उगकर वो छोटे छोटे प्लांट्स में बदलते हैं, बस उसी पौधे का रस निकालो, पी जाओ, कैंसर से बचाव होगा। तो कई बार एक क्वेश्चन आया है, सोरगम जूस या जवारे के रस में कौन सा विटामिन? तो विटामिन B17। गुड़ में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लिख लो, आयरन इज फाउंड इन अबाउंडेंस इन जैगरी। बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग, जो गुड़ है उसके अंदर लोहा बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये यहां पर आप समझना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि गुड़ के अंदर क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? लोहा। तो ये भी मैंने यहां पर बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपका। अब ये जो था विटामिन B17, ये कवरअप होता है। तो साथियों, हमने क्या क्या कवरअप कर लिया हुआ है बढ़िया तरीके से। आप लोग बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, और आप सभी लोग टेलीग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं तो दिलावर सर साइंस क्लब टेलीग्राम चैनल है, वहां आप जुड़कर ये पीपीटी है शानदार, ये आप ले सकते हैं। तो चैनल का नाम है दिलावर सर साइंस क्लब, ये टेलीग्राम पर आप जाएंगे, वहां पर देखेंगे, और वहां पर आपको ये क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो सारे के सारे स्टूडेंट जाकर फटाफट टेलीग्राम पे दिलावर सर साइंस क्लब पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, 4 शब्द लिखना है आपको, पीडीएफ, नोट्स, और आपके रेलवे एग्जाम से संबंधित जो भी चीजें हैं सब कुछ प्रोवाइड मैं करा दूंगा आपको। आपने साइंस पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी, मैं ये आपसे गारंटी आपको मैं ये मतलब वादा करता हूं आपसे, या मेरी गारंटी आप ले लीजिए कि साइंस में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स, यकीन मानिए इतनी बेहतर मेहनत आपको मैं करा दूंगा। उस चीज का अभी मैं आपको प्रूफ भी देता हूं, क्वेश्चन आंसर अभी हम सॉल्व करते हैं। दोबारा कहीं से तुम्हें साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एकदम संतुलित तरीके से एग्जाम के लेवल से 1-2 लेवल अप। ठीक है, आपको बिना बर्डन के साइंस समझ में आ जाएगी। नए नए फैक्ट्स भी हम यहां पर एक तरीके से देख लेंगे, और इस तरह की पीपीटी वाइज भी हम आपको पढ़ा देंगे, ताकि कम समय में ज्यादा कंटेंट आप तक हम पहुंचा सके। पीपीटी के लिए मैंने बताया टेलीग्राम पर दिलावर सर साइंस क्लब पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए रेलवे में आए हुए क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022। हाल का ही प्रश्न है। चावल, मक्खन, गुड़ या दूध? आए हाय भाई, ये सवाल आया है। यहां पर देखो, गुड़ में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मैंने आपको अभी करा दिया विटामिन बी के साथ ही। ऑप्शन में है, चावल में नहीं है, मक्खन में नहीं है, गुड़, दूध। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ हो जाएगा। सिंपल सा एक तरीके से आपका प्रश्न था, कई लोगों ने गलत किया होगा। गुड़ में मिलेगा आपका बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन। ठीक है, 2022 का प्रश्न है अगला। अच्छा, सिमिलर प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है, बताइए भाई। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में आया था 16/6/2022 में, ज्यादा पुराना पेपर नहीं, 22 में ही हुआ था। B12, B6, B2 या फिर B1 साइनोकोबालामिन। तो ये देखिए अभी जस्ट बहुत ही अभी पढ़ाया हुआ है। साइनोकोबालामिन कोबाल्ट धातु प्रेजेंट है, विटामिन आपका B12। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें साइनोकोबालामिन विटामिन आपका B12 लगाना था। साइनोकोबालामिन इसमें ही कोबाल्ट धातु है, और इसकी कमी से क्या होता है हमने पढ़ रखा है, घातक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, मैंने आपको बताया हुआ है। अगला,
निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ द हीम और हेम ऑफ ह्यूमन ब्लड? मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट या फिर आपका मैग्नीशियम। हीम या फिर हीमोग्लोबिन का भाग होता है। तो देखिए, जब हम विटामिन B6 पढ़ रहे थे मेरे भाई, विटामिन B6 पढ़ रहे थे, तो विटामिन B6 में HB फॉर हीमोग्लोबिन या हीम था, और इसके अंदर आयरन मैंने आपको बताया है, देखिए और प्रश्न आया हुआ है। तो हीमोग्लोबिन या हीम के अंदर जो आपका एलिमेंट है, देखिए हीमोग्लोबिन में ये आयरन बताया हुआ है आपको। तो यहां से आपने देख लिया है कि सर आपने चीजें कवर अप सच में यहां पर कराई हुई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? हीम या हेम में आपको आयरन यहां पर चुपचाप लगा देना था। अगर आप मुझसे थ्योरी कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो ये सारे के सारे सवाल डेफिनेटली बन जाएंगे। इस चीज का प्रूफ आपको अभी मिल जाएगा जस्ट इस सेशन में, ठीक है। अगला, मछली के प्राप्त कॉड लिवर ऑयल किस तेल या किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जो मछली का जो एक तरीके से लिवर होता है, तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए या तो विटामिन डी। अगर विटामिन डी आप देखेंगे तो विटामिन डी में भी मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि विटामिन डी मछली के यकृत के तेल में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। तो मछली का जो कॉड लिवर ऑयल है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में प्रश्न आया। बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? सारी की सारी थ्योरी, जिसने प्रीवियस जो विटामिन ए, डी, ई और के नहीं पढ़ा है, पिछली वीडियो में जाके पढ़ ले, सारे सवाल तुमसे बन जाएंगे। अगला सवाल, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है भाई? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। केला, बनाना इज द गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन? ए, सी, डी या बी? आरआरबी जेई 2014 में यह प्रश्न आया हुआ था। केला, अब देखिए यहां पर हमने आपको बताया हुआ है, जब मैं आपको विटामिन याद रखिएगा बी बता रहा था तो हाईलाइट कर मैंने बताया था कि केला या जो बनाना है, मैंने ये भी बताया था ए, डी, बी या सी आए तो बी लगाना, बी के कॉम्प्लेक्स आ जाए तो स्पेसिफिकली B6 लगाना। तो हमें तो ये भी पता है कि केला विटामिन बी में है, और बी में भी किस कॉम्प्लेक्स में है? B6 में है। यहां तो हमसे सीधे पूछा गया है ए, सी, डी और ई में, तो बी लगा देना। बी के अंदर अगर वो पूछता तो B6 लगाते हम, B1, B2, B3 नहीं लगाते, B6। तो केले जो है विटामिन बी का अच्छा रिसोर्स है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। खून बहने लगता है भाई, पढ़ाया हुआ है, देखिए आप, खून बहने लगता है। ये देखिए, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन अगर कम हो गया तो खून बहने लगेगा। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, विटामिन के, फिलोक्विनोन या फिनाडीन। देखो, बड़ी आंत के एक भाग कॉलिन में इसका संश्लेषण होगा। ई कोलाई जीवाणु जो है ये संश्लेषण करेगा। ई कोलाई से भी प्रश्न बना हुआ है अभी आगे, ई कोलाई से भी क्वेश्चन यहां पर बना हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर कहा गया है कि खून बहने लगता है तो विटामिन के, जिसे कहते हैं फिलोक्विनोन या फिनाडीन, विटामिन के कमी से जो डिजीज होगी खून के बहने से, वो कौन सी है? हेमोरेजिक डिजीज। कौन सी डिजीज है? खून बहना साइंस की भाषा में हेमोरेजिक रोग कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? हेमो याद रखिएगा आप सभी लोग, हेमोरेजिक याद रखिएगा, डिसीज, हेमोरेजिक डिजीज, रक्तस्रावी बुखार, हेमोरेजिक डिजीज। डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइड एसिड होते हैं। डैश हैज 3 एक्टिव फॉर्म्स, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। ये 2021 आरआरबी एनटीपीसी बी, ए, डी या फिर आपका सी। आप देखो भाई, रेटिनॉल से क्वेश्चन है ना, ये देखिए, अगर हम बात कर रहे थे, देखिए विटामिन ए प्राकृतिक नाम कैरोटीन था बेसिकली, और जो आपका रासायनिक नाम था रेटिनॉल था। तो वही आपका रेटिनिन, रेटिनॉल, ये सब किसके नाम हो जाएंगे मेरे भाई? ये बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका विटामिन किसका हो जाएगा? आपका ए का हो जाएगा। तो विटामिन ए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे सवाल आपसे बनेंगे, अभी देखते जाइए। विच ऑफ द विटामिन कीप आवर आईज एंड स्किन हेल्दी? कौन सा विटामिन आंखों और त्वचा को लाभ देता है? आपको बताया हुआ है विटामिन ई। और त्वचा को क्यों लाभ देता है? क्योंकि बेसिकली संक्रमण से रक्षा करता है त्वचा की। ये देखो भाई, ये देखिए, संक्रमण रोधी विटामिन, इसीलिए त्वचा को सुरक्षा प्रदान करेगा, बाहर से कोई संक्रमण नहीं फैलेगा। नॉर्मल विजन के लिए जरूरी है, सामान्य दृष्टि, तो आंखों और त्वचा को संक्रमण से बचाएगा। विटामिन ए पढ़ा दिया हुआ है। अब बताओ भाई, तो मैं तुम्हें हाथ के हाथ प्रूफ भी दे रहा हूं कि लो भाई, हमसे आपने थ्योरी पढ़ी है, अब आप देख लो कौन कौन से क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं। सारा का सारा कंटेंट है भाई, इसीलिए कह रहा हूं ईमानदारी से आ जाना क्लास में,
सब कुछ कवर अप हो जाएगा। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन को? कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। नाम क्या है भाई आपका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो कि आपका आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ जिंक? निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? 2016 एनटीपीसी। तो यहां पर बैगन, मूली, दूध नहीं, ऑक्टोपस आएगा। तो ऑक्टोपस जो है वो आपका किसका बेहतर रिसोर्स है? जिंक का बेहतर रिसोर्स है। अगला, निम्न में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? बताइए भाई। गाजर और हरी सब्जियां बता रखा है। यहां पर आपका गाजर है, बिल्कुल है। गाजर की बात करेंगे, क्यों गाजर अच्छा रिसोर्स है? कैरोटीन युक्त है। गाजर में कैरोटीन है, हरे पत्तेदार सब्जियों में कैरोटीन है, और कैरोटीन ही विटामिन ए को बनाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम? पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर या फिर आपका गाजर। कैल्शियम, अच्छा कैल्शियम जो है वो बेसिकली क्या बनाएगा? विटामिन डी बनाएगा। विटामिन डी बनाएगा बेसिकली, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर और गाजर में कौन विटामिन डी का सोर्स है, तो यहां पर कह रहा है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। जो विटामिन डी में मौजूद नहीं होगा या विटामिन डी के स्रोत में नहीं होगा, वही बेसिकली याद रखिएगा रिच सोर्स नहीं होगा आपके कैल्शियम का। तो गाजर में कैल्शियम नहीं है। बाकी विटामिन डी पढ़ाते समय पनीर भी बताया है, कोलाड ग्रीन्स भी, अंजीर भी। 2016 में यह प्रश्न आया है। अब मैंने पनीर, कोलाड ग्रीन्स और अंजीर बताया है नहीं बताया है, यहां पर प्रूफ कर देता हूं। देखिए आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए आपको यहां पर देखिए अलग से बॉक्स में पनीर भी बताया है मेरे भाई विटामिन डी में, कोलाड ग्रेन्स भी बताया है, बेसिकली मैंने बताया था सब्जियों की तरह होता है, अंजीर भी बताया है, तीनों बताए हैं। गाजर विटामिन ए में बताया था, डी में नहीं बताया, तो गाजर को अलग कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाएगा? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया साइनोकोबालामीन, विटामिन बी12 जहां पर कोबाल्ट है। 2021 का प्रश्न है भाई, 2021 15/3/2021। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपने मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ लिया, कहीं से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसका प्रूफ भी इसीलिए मैं क्वेश्चन सहित आपको दे रहा हूं। हर चैप्टर का आपको मैं प्रूफ दूंगा थ्योरी पढ़ाने के बाद। लो भैया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 10 साल पुराने नहीं, 15 साल पुराने नहीं, हाल फिलहाल 2022, 2023, 2021, 2019 इनके प्रश्न बन रहे हैं ना। 2026 के भी प्रश्न बनेंगे बढ़िया तरीके से। कैरियर रेलवे एग्जाम में मेरी क्लास बढ़िया तरीके से अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। लिटरली जो भी डिमांड होगी आपकी कि सर ये चैप्टर कराइए, टॉपिक कराइए, न्यूमेरिकल कराइए, सब कुछ होगा, बस जुड़े रहिए। कोबालामीन भाई, साइनोकोबालामीन विटामिन बी12 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियासिन किसका रूप है? नियासिन या निकोटिनिक एसिड विटामिन बी3, जिसकी कमी से क्या हो रहा था भाई? पेलाग्रा डिजीज हो रही थी, तो नियासिन वही हो जाएगा आपका विटामिन बी3। आरआरबी जेईई 2019। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, सबसे बेहतर रिसोर्स है आपका आयरन का? तो मैंने आपसे कहा था कि आयरन बेसिकली जो मिलेगा पालक में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो पालक एक हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर है विटामिन ए है, क्योंकि लोहा पालक में सबसे ज्यादा है, तो हरे पत्तेदार सब्जियां यहां पर आंसर आ जाएगा। विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं? अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या आंत? बताओ भाई। विटामिन के मैंने आपको बताया है, विटामिन के का संश्लेषण कौन करता है? देखिए भाई, आपको ले चलता हूं अगर आपको लगे तो। यहां पर हमने डिस्कस किया हुआ था प्रॉपर तरीके से कि भाई आपका जो विटामिन आपके बी12 का जो विटामिन के का जो संश्लेषण था, देखिए भाई विटामिन के का जो संश्लेषण था वो भाई कहां हो रहा था? तो विटामिन के का जो संश्लेषण था, देखिए भाई यहां पर बताया है विटामिन के का संश्लेषण बड़ी आंत, लो बड़ी आंत कि एक भाग, उसके अंदर का भाग भी बताया था कॉलन में कौन करता है, ये भी बताया था ई कोलाई करता है, तो ये सब कुछ बताया है। आंत वो भी कौन सी? बड़ी आंत। बड़ी आंत का भी कौन सा भाग? कॉलन वाला पार्ट। तो लो भाई, हमने तो 2-4 स्टेप ज्यादा ही पढ़ रखा है, तो आपका कहां पर होगा? आंत में। कौन सी आंत? बड़ी आंत। जीवाणु का नाम क्या बताया था? ई कोलाई, एश्रीकिया कोली। एक कैसा जीवाणु है? सहजीवी जीवाणु है, यह भी बताया था।
सहजीवी जीवाणु मतलब ये क्या करेगा, विटामिन के भी बनाएगा हमारे शरीर के लिए, विटामिन B12 भी बनाएगा और हमसे पोषण लेगा। तो हमारे लिए विटामिन बनाएगा, हमसे न्यूट्रिएंट्स लेगा, इसलिए खास है आपका। अगला राइबोफ्लोविन क्या है भाई, राइबोफ्लोविन तो ये बेसिकली याद रखिएगा, राइबोफ्लोविन एक विटामिन है। और कौन सा विटामिन है राइबोफ्लोविन, बताया हुआ है विटामिन B2, जिसकी कमी से कीलोसिस और ग्लॉसिटिस डिजीज होती है, जस्ट अभी बताकर निकला हूं, ठीक है। अगला स्कर्वी रोग किसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश शामिल करके रोका जा सकता है। तो स्कर्वी रोग, एंटी स्कर्वी विटामिन, विटामिन सी बताया है तुम्हें, तो कहां गया भाई विटामिन सी। विटामिन सी जो है एंटी स्कर्वी विटामिन है, तो स्कर्वी से बचना है तो क्या यूज करना है, विटामिन सी यूज करना है। खट्टे फल बेसिकली याद रखिएगा किसका समृद्ध स्रोत है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड का, वो भी सबसे ज्यादा आंवला, संतरा या नींबू नहीं, आंवला, ये भी याद रखिएगा। आंवला बेसिकली थोड़ा कम खाने में खट्टा लगता है एज कंपेयर टू लेमन और ऑरेंज, बट ज्यादातर जो विटामिन सी है सबसे ज्यादा आंवले में ही देखने को मिलता है, तो ये आपको यहां पर समझना है। रेटिनॉल भाई, रेटिनॉल फिर से पूछा गया है 2016 में, विटामिन ए लगाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, विटामिन ए किससे संबंधित है, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी पूछा गया है। विटामिन B1 को क्या कहा जाएगा, थायमिन कहा जाएगा मेरे भाई, थायमिन। और इसकी कमी से कौन सी डिजीज होगी, बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी, दोनों मैंने बताई हुई है, पीछे जाकर थ्योरी देख लेना आप सभी लोग। विटामिन सी को क्या कहा जाएगा आपका, एसिडिक एसिड, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लोविन या फिर फॉलिक एसिड, मुझे बताओ भाई। विटामिन सी को वैसे तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाएगा, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड है। अच्छा, ये इंग्लिश में यहां पर ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन गड़बड़ है, एस्कॉर्बिक एसिड यहां पर कहा जाएगा, हिंदी में गलत लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई, जल्दी बताएंगे। बिनोला, कॉटन सीड, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल या फिर आपका सूरजमुखी का तेल। मैंने कहा था कि जो लिवर तेल है, मछली का जो तेल है, उसके अंदर विटामिन डी और विटामिन ए है, तो कॉड या लिवर तेल जो मछली की यकृत का तेल है वहां पर देखने को मिल जाएगा। रक्त स्तंभ करने के लिए आवश्यक आपका विटामिन, ये देखिए 2014 में आया था आरआरबी में, तो ये हो जाएगा विटामिन के, जिसे कहते हैं फिलोक्विनोन या फिनाडीन। अगला E300, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। E300 का सामान्य नाम बताइए। 27/2/2021 में सवाल आया है, और ये तो आपको लग रहा होगा थोड़ा अनजान की ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट 300 है। मैंने अगर आपको ना बताया हो तो आप कहना। विटामिन डी, सी, बी या ए, तो हमने इसको पढ़ा है, याद रखिएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, जब मैं विटामिन सी पढ़ा रहा था तो तुम्हें मैंने बताया है एंटीऑक्सीडेंट E300 किसे कहेंगे भाई। लो भाई, ये फैक्ट भी देखो, मैंने यहां पर बेसिकली आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि E300 जो कि है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाएगा, तो या तो वो E300 पूछ सकता है या एंटीऑक्सीडेंट पूछ सकता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। बताओ भाई, सरल क्वेश्चन तो फंस रहे हैं, तब भी फंस रहा है कि नहीं फंस रहा, या ऐसा जो बेसिकली कुछ अलग हो, तो एंटीऑक्सीडेंट और E300 भी मैंने आपको बताया हुआ है। विटामिन सी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो विटामिन सी आप यहां पर लगाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं भाई, कोई भी क्वेश्चन आया हो या कोई भी नया क्वेश्चन हो, तुमसे बिल्कुल बन जाएगा। ईमानदारी से बताना कितनों को यह समझ ही नहीं आया होगा। E300 विटामिन सी, थ्योरी अगर आपने मेरी पहले से पढ़ रखी होती तो ये भी आप लगा देते, विटामिन सी E300। अगला सवाल, कौन सा जल में घुलनशील। अरे भाई, जल में घुलनशील केवल और केवल बी और सी है। अब है क्या कोई, बी है सर, B1 है। नाम क्या है B1 का, थायमीन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलेय है। इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी, KEDA, कीड़ा, कीड़ा ट्रिक बताई थी। अब विटामिन के वसा में घुलनशील नहीं है, नहीं है विटामिन सी। बी और सी नहीं है तो सी तुम्हें दिख गया, बाकी ए, डी और के है। निम्न में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में, मैं कई बार आपको मैं ईस्ट बताता रहा, विटामिन बी के जो कॉम्प्लेक्स है उनमें ईस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। केवल किसको छोड़कर, B9 को छोड़कर, यह भी हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन आ गया, ईस्ट किसमें नहीं है, B9 को छोड़कर बी के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं सब में ईस्ट या खमीर मौजूद है। विटामिन बी, ईस्ट या खमीर का बेहतर, एक तरीके से ईस्ट या खमीर बेहतर रिसोर्स है विटामिन बी का।
गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको आहार विशेषज्ञ द्वारा विशेष आहार जो तय किया होता है निर्धारित, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान बच्चे के शरीर में किस चीज की, हो सकता है किसी बच्चे में कैल्शियम की कमी हो सकता है किसी बच्चे में ब्लड की कमी हो सकता है जिंक की कमी हो, तो वो बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से कि बच्चे के विकास में क्या चीज कम रह रही है, क्या चीज ठीक ठाक मात्रा में है और क्या चीज अधिक मात्रा में है, तो वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं डाइट के वो यहां पर एक तरीके से डाइट चार्ट बनाकर देते हैं। वही खाना, घी से भरपूर खाना ऐसा नहीं है, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर नहीं, उच्च हाई कैलोरी वाला आयरन सप्लीमेंट नहीं, जो स्पेशल डाइट उसके लिए निर्धारित की जाती है वही उन्हें यहां पर खाना होता है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 निम्न में से कौन सा वृद्धि या ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? सेब के अंदर विटामिन है, पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए है, क्रियल्स खाद्यान्न में विटामिन बी है, लेकिन दालों में प्रोटीन है। और दालों में कौन सा? प्रोलेमिन्स प्रोटीन है, प्रोलेमिन्स। तो दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन है और दालों के अंदर का प्रोटीन जो है वो ग्रोथ करता है। प्रोटीन का काम ही है सेल्स और टिश्यूज की ग्रोथ करना। जब भी बॉडी की ग्रोथ की बात आएगी तो वहां प्रोटीन सबसे ऊपर होंगे और प्रोटीन का रिसोर्स यहां दाल ही है। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलेगी? आरआरबी ग्रुप डी 2022। गाजर क्यों विटामिन ए का रिसोर्स है? क्योंकि उसमें प्राकृतिक रूप से कैरोटीन मौजूद है, तुम्हें मैंने बताया है, और कैरोटीन ही आंखों की रॉड सेल और कोन सेल्स को मजबूत करता है। रॉड और कोन सेल, कोन मतलब शंकु कोशिका, रॉड मतलब छड़ कोशिका, इन्हें मजबूत करता है। इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है, इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है, इससे बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है, इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो वैसे तो मेरे हिसाब से तो कई बीमारियों से लड़ने में मदद भी मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल विजन के लिए भी जरूरी है, एंटी इंफेक्शन भी है, लेकिन आंख की रोशनी वाला मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है मेरे भाई। दो सवाल और जो पोषण से आए हुए थे। आधारभूत खाद्य वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक फूड ग्रुप्स? कैल्शियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक बार दूध अवश्य लेना चाहिए। कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में शामिल करना चाहिए। अनाज द्वारा कुल कैलोरी का 75% से अधिक की आपूर्ति होनी चाहिए। प्रत्येक भोजन में प्रत्येक खाद्य वर्ग से कम एक अथवा अधिक बार परोसना चाहिए। तो यहां पर कहा गया है नॉट ट्रू रिगार्डिंग द बेसिक फूड ग्रुप्स, नॉट ट्रू। तो कच्ची सब्जियों और फलों को भोजन में शामिल करना चाहिए, ये उतना सही नहीं है। कच्ची सब्जियों को क्यों नहीं? क्योंकि उनमें सेलुलोज और स्टार्च वगैरह पाया जाएगा। सेलुलोज जनरली है ना, जैसे अगर मान लो जड़ों वगैरह वाला कोई कच्चा आइटम खाओगे उसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? इसका आंसर मुझे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बता देना आप सभी लोग। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका पिछला पार्ट जो वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के, मैं आपका ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो भी जाकर देखिए। ये वो क्वेश्चन थे जो हाल फिलहाल न्यूट्रिएंट्स चैप्टर से आए थे। ठीक है, मतलब इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के क्वेश्चन को अगर छोड़ दें, प्रोटीन, विटामिन और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे कवर करा दिए। थ्योरी पढ़ने के बाद मैं वादा करता हूं तुमसे भी एक एक सवाल बन जाएगा। साथ ही साथ जो भी नए सवाल विटामिन चैप्टर से बन सकते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। बढ़िया तरीके से नोट्स बना लीजिए। टेलीग्राम पर दिलावर सर साइंस क्लब, DILAWAR लिखिएगा, सर साइंस क्लब पर आप जुड़कर क्लास की PDF इसी तरीके से और भी कुछ साइंस के बेहतर नोट्स मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।